हाँ फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे खगोल की पिंडों की व्याख्या, यानी कि खगोल की पिंडों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम 3 लेक्चर दे चुके हैं। आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 4 है। जैसा कि दोस्तों मैं पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक 3 लेक्चर में कवर किए हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कवर क्या किए, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस किए, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें कौन कौन से टॉपिक अटेंड करने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम ऑब्वियस से इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। सेकेंड लेक्चर जो आता है उसमें दोस्तों हम लोग खगोल वाले पार्ट को डिस्कस किए, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड के बारे में डिटेल से पढ़े, यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी परिकल्पनाएं थी, जितने भी व्याख्या था, जितना भी सिद्धांत था ब्रह्मांड से रिलेटेड, सबको मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर में पढ़े कि आकाशगंगा, सौरमंडल, साथ साथ हम लोग ने तारों की जन्म और तारों के मृत्यु के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि खगोल की पिंडों की व्याख्या। आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 2 है। तो दोस्तों आज हम लोग खगोल की पिंडों की व्याख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होता है, नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र दिवस क्या होता है, धूमकेतु क्या होते हैं, उल्काएं क्या होती हैं, या दोस्तों क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग ने कवर करेंगे न्यूट्रॉन तारा के बारे में। तो देखते हैं न्यूट्रॉन तारा क्या है, उसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा, अब दोस्तों बात आ गई न्यूट्रॉन तारा। तो न्यूट्रॉन तारा ये 2 शब्दों से मिलके बना है। क्या न्यूट्रॉन तारा ये 2 शब्दों से मिलके बना है? वो 2 शब्द कौन हैं? 2 शब्द हैं न्यूट्रॉन प्लस तारा। आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि जो न्यूट्रॉन है ये 2 शब्दों से मिलके बना है, न्यूट्रॉन प्लस तारा, यानी कि कहे तो एक ऐसा तारा जो न्यूट्रॉन से मिलके बना हो। क्या कहे तो एक ऐसा तारा जो न्यूट्रॉन से मिलके बना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर तारे का जन्म कैसे होता है, मतलब तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में भी बता दीजिए। जैसा कि मैंने थर्ड लेक्चर में आपको बताया था, इसके पहले वाली जो लेक्चर है जो मैं आकाशगंगा, सौरमंडल अब पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको तारे से जन्म और मृत्यु के बारे में डिटेल से बताया। तो इस लेक्चर में मैंने डिटेल से नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओवरव्यू दूंगा कि तारे का जो जन्म है तो ये दोस्तों कैसे हुआ था। तो तारे का जो जन्म है ये हाइड्रोजन हीलियम में जब कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, इसी से दोस्तों क्या हुआ, तारे का जन्म हुआ। मैं इतना ही आपको बताऊं, यानी कि किसी भी खगोल की पिंड में जब हीलियम की मात्रा अधिक होगी तो वो पिंड क्या होंगे, प्रकाशवान हो जाएंगे, यानी कि उस पिंड में जब ऊर्जा निकलना शुरू होगी तो वो पिंड प्रकाशवान हो जाएंगे। जब पिंड प्रकाशवान हो जाएंगे तो उससे दोस्तों आदि तारे का जन्म होता है। किसका? एक नाम देते हैं हम लोग आदि तारा। आदि तारे का जन्म होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग पूर्ण तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण तारा कहते हैं। वही पूर्ण तारा या युवा तारा बाद में दोस्तों वो वृद्ध अवस्था तारे की आती है। अब वृद्ध अवस्था में जब तारे आते हैं तो उसको दोस्तों हम लोग लाल दानव तारा के नाम से जानते हैं। जो लाल दानव तारा होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक विस्फोट होता है जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं, और तभी तारे की मृत्यु होती है। जब तारे की मृत्यु होती है तो ब्लैक होल बनते हैं। और क्या कहते हैं, ब्लैक होल का एक नाम है कृष्ण ब्यूरर। तो ये तीनों चीजें बनती हैं। कितना चीज आपको समझ में आया? इतना चीज आपको समझ में आया तो जो बच्चे मेरी थर्ड वाले लेक्चर न देखे हैं तो उसे थर्ड वाला लेक्चर आप पहले देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों बाद में आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो आप कोई भी चीजें जब डिटेल से पढ़ते हैं ना, और सीरियल वाइज पढ़ेंगे, तो आपको जायज सी बातें सब चीजें आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। और जब आप अभी मैं बता दिया तारा के बारे में, तो थोड़ा सा मैं इसमें केवल डिस्कस किया हूँ तारे के बारे में। इसके पहले वाली जो टॉपिक है, यानी कि आकाशगंगा, सौरमंडल, तारे का जन्म और मृत्यु के बारे में जिसमें पढ़ाया था थर्ड लेक्चर में, उसमें आप पढ़िए तो बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया गया है।
तो इसमें मैं थोड़ा सा मोटी मोटा आपको लेके चल रहा हूँ। तो ठीक है, तो जो बच्चे ना देखे हो मेरे पिछले लेक्चर को तो वो 3 लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद इसे देखें तो जाहिर सी बातें हैं और भी समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं समझ में आएगा, बट मैं इसे तो समझाने की कोशिश करूंगा। अब बट मेरा कहना यही है कि आपको अच्छा होगा कि इसके पहले वाली जो वीडियो है उसे आप देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हम कवर कर रहे थे न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा दोस्तों, न्यूट्रॉन प्लस तारा दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि एक ऐसा तारा जो न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब दोस्तों बात आती है जो न्यूट्रॉन तारा है, जब तारे का तापमान दोस्तों सूर्य के तापमान से अधिक हो जाता है या दुगना हो जाता है तो उसमें एक विस्फोट होता है। क्या मैंने बताया कि जब तारे का तापमान सूर्य के तापमान से अधिक या दुगना हो जाता है तो उसमें एक विस्फोट होता है जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। क्या, जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से, सुपरनोवा विस्फोट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं तो दोस्तों जैसे ही सुपरनोवा विस्फोट होता है, अब विस्फोट होने के बाद दोस्तों जो हिस्सा बच जाता है, क्या विस्फोट होने के बाद जो हिस्सा बच जाता है उसमें दोस्तों क्या होता है, घनत्व तो बहुत अधिक होता है। क्या, जो हिस्सा बच जाता है उसमें घनत्व तो बहुत अधिक होता है, उसमें घनत्व बहुत अधिक होता है। यानी कि दोस्तों कहा जाए कि जब न्यूट्रॉन तारे का जन्म हुआ तो न्यूट्रॉन तारे का जन्म हुआ तो जैसे कि मैंने आपको अभी परिभाषा आपको एक लाइन में बताया कि एक ऐसा तारा जो न्यूट्रॉन से मिलके बना हो, यानी कि उसमें गैस की मात्रा बहुत अधिक है, यानी कि गैस से ही बनी है। न्यूट्रॉन तारे को हम लोग एक गैसीय पिंड के रूप में भी मान सकते हैं। ये क्या है, एक गैसीय पिंड भी है। तो ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज आपको समझ में आई। तो जब मैंने बताया कि जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या दुगना हो जाता है तो उसमें एक विस्फोट होता है जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। अब विस्फोट के दौरान जो हिस्सा बच जाता है उसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। जब इसका घनत्व तो बहुत अधिक होगा तो जो न्यूट्रॉन तारे हैं, जो दोस्तों न्यूट्रॉन तारे हैं, न्यूट्रॉन तारे जो हैं ये क्या होंगे, बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे। यानी कि जब यहाँ पे घनत्व तो अधिक होगा ये तेजी से मूव तो करेंगे ही। जब तेजी से ये रोटेट करते रहेंगे या तेजी से मूव करने लगेंगे तो इसी को दोस्तों एक नाम दिया जाता है, वो नाम है पल्सर तारे का, पल्सर तारे का नाम दिया जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि पल्सर तारा किसे कहते हैं तो न्यूट्रॉन तारे को ही हम लोग पल्सर तारा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि दोस्तों जब विस्फोट होता है यानी सुपरनोवा विस्फोट होता है और विस्फोट के दौरान जो हिस्सा बचता है उसमें घनत्व तो बहुत अधिक होगा, और जब उसमें घनत्व तो बहुत अधिक होगा तो जाहिर सी बातें हैं जो न्यूट्रॉन तारे हैं वो बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे। जब वो मूव करने लगेंगे तेजी से तो उसी को हम लोग एक नाम देते हैं पल्सर तारे का। क्या दोस्तों, पल्सर तारे का। उसके बाद दोस्तों बात आती है जो न्यूट्रॉन तारे हैं जब ये तेजी से मूव करते हैं, ये जब तेजी से मूव करते हैं या तेजी से जब घूमने लगते हैं तो ये दोस्तों रेडियो तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्या, रेडियो तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो आपसे कोई पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या न्यूट्रॉन तारे रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं या उत्पन्न करते हैं तो आप कहेंगे जी हाँ, क्या है कि रेडियो तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आई, इतना चीज आपको समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक होल के बारे में। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज आपको समझ में आई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी चीजें बहुत आसानी से सब समझ में आएंगी क्योंकि दोस्तों मैं एनसीईआरटी के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा और डिटेल कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ऑल का ऑल पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सब कॉन्सेप्ट आज आप लोग का क्लियर होगा। इस टॉपिक से जो भी डाउटें होंगे आप लोग खगोल की पिंडों की व्याख्या से, वो डाउट भी आप लोग का आज क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं ब्लैक होल के बारे में। क्या, ब्लैक होल। ब्लैक होल का ही दोस्तों एक दूसरा नाम है कृष्ण व्यूवर। क्या, कृष्ण व्यूवर इसका सेकेंड नाम है। तो दोस्तों आपको कोई पूछे कि ब्लैक होल और कृष्ण व्यूवर में अंतर क्या है तो अंतर कुछ नहीं है, तो नाम है इसका ब्लैक होल है। ब्लैक होल का ही दूसरा नाम क्या है,
कृष्ण विवरण है। अब दोस्तों बात आती है कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल तो आप सभी लोग जानते हो कि बहुत शक्तिशाली है। तो मैं मैं अपने माध्यम से बताता हूँ कि जैसा कि दोस्तों ब्लैक होल है, ब्लैक होल जैसे कि इसको परिभाषा के रूप में बताया जाए तो अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है, क्या ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां पे इसका घनत्व बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है इनका घनत्व, ब्लैक होल का जो घनत्व है दोस्तों वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ आता है, यहाँ प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता। क्या? प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता। प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो आता है दोस्तों, यहाँ पे किसी वस्तु का भी पलायन नहीं हो सकता। क्या? किसी वस्तु का भी पलायन नहीं हो सकता। वह वस्तु का पलायन नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि जो अभी यूएसए ने हाल ही में बताया है कि दोस्तों कि मैंने ब्लैक होल का एक चित्र लिया है। क्या? अभी यूएसए ने हाल ही बताया कि मैंने ब्लैक होल का चित्र लिया है या ब्लैक होल का एक फोटो लिया है। तो ये दोस्तों अभी यूएसए ने सिद्ध नहीं कर पाया क्योंकि ये करंट अपडेट है। तो अभी मैं इसको जैसे ही इसका अपडेट मिलता है इसके बारे में मैं वो अपडेट आपको बता दूंगा। इस पे ब्लैक होल पे जो यूएसए ने एक पिक लिया है अपने ब्लैक होल का, इसका भी दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही अपडेट मिलता है, अभी इसका कोई अपडेट आया नहीं बट थोड़ा सा अपडेट मिला था तो उससे मैं आपको बताया, क्योंकि मैं जितना भी अपडेट आपको बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ द्वारा जितने भी अपडेट रहेंगी, जितनी भी परिभाषाएं रहती हैं वो सब मैं आपको देता हूं। तो यूएसए ने अभी दोस्तों बताया है। उसके बाद दोस्तों जो पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों कि इसका क्या होता है, इसका मतलब दूरबीन से इसका फोटो भी नहीं लिया जा सकता। क्या होता है? इसका फोटो भी नहीं लिया जा सकता। दोस्तों माना जाए तो देख, एक तरफ से मैं कह दूं आपसे तो यहाँ पे दोस्तों किसी चीज का मतलब पलायन नहीं हो सकता। एक तरफ से मान लीजिए जो ब्लैक होल है ये चाहे तो पूरा पूरा का पूरा सौरमंडल को एक साथ क्या कर पूरा निगल ले, पूरा का पूरा सौरमंडल एक साथ ब्लैक होल में चला जाए और कुछ पता ही न चले, क्योंकि इतना बड़ा ब्लैक होल है। तो दोस्तों इतना चीजें आपको समझ में आई। तो दोस्तों जब भी हम देखते हैं कि जब भी प्रकाश की किरणें विचलित होती हैं, क्या? जब भी प्रकाश की किरणें या सूर्य की किरणें विचलित होती हैं तो हम उसे मानते हैं कि यहाँ पे कोई तीसरी शक्ति काम कर रही है, यानी कि कोई यहाँ पे थर्ड फोर्स काम कर रहा है। अब थर्ड फोर्स कैसे काम कर रहा है आपके माइंड में क्लिक किया होगा, सर बता दीजिए यहाँ पे थर्ड फोर्स कैसे काम कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ विथ इमेज के माध्यम से। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से कोई बाइक आ रही है और इधर से कोई बाइक आ रही है, यानी कि इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है, इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है, अब गाड़ी यहाँ से चल के यहाँ आई और यहीं पे क्या हुई, समाप्त हो गई। और यहाँ से गाड़ी आ रही है और यहाँ तक चल के आई और यहीं पे बात क्या हुआ, यहीं पे समाप्त हो गई। तो यहाँ पे जाहिर सी बातें हैं, यहाँ पे कोई थर्ड फोर्स काम कर रहा है, यानी कि कोई तीसरी शक्ति यहाँ पे क्या हो रही है, काम कर रही है। तो ये आपको समझ में आया कि थर्ड फोर्स क्या है, यानी कि जब प्रकाश का जो सूर्य का जो प्रकाश है जैसे ही विचलित होता है अपने मार्गदर्शन से, तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पे कोई थर्ड फोर्स काम कर रहा है, यानी कि वहां पे कोई तीसरी शक्ति काम कर रही है। तो इतना चीजें दोस्तों आपको समझ में आई, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं नक्षत्र के बारे में, यानी कि नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र दिवस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब थर्ड पॉइंट हम लोग का आ रहा है नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र और नक्षत्र दिवस। नक्षत्र और नक्षत्र दिवस के बारे में डिटेल से देखते हैं। दोस्तों जो नक्षत्र है, नक्षत्र देखा जाए तो एक निश्चित क्या होता है, ये नक्षत्र को दोस्तों एक निश्चित और एक अनिश्चित
स्थान के या समूहों को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। एक निश्चित और अनिश्चित वस्तु के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। अब बात आती है कि निश्चित और अनिश्चित वस्तु के समूह को या पदार्थों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो हमारे जो नक्षत्र हैं ये कितने नक्षत्र हैं, तो दोस्तों माना जाता है नक्षत्र जो होते हैं ये हमेशा रात में दिखाई देते। क्या, नक्षत्र हमेशा रात में दिखाई देते हैं। दोस्तों नक्षत्रों की संख्या माना जाए तो 27 है। क्या, नक्षत्रों की हमारी संख्या 27 है, लेकिन हमारे भारतीय मुनियों ने बताया कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 28 है। क्या, मैंने कहा कि नक्षत्र हमारे 27 हैं, जो कि भारतीय मुनियों ने बताया कि नक्षत्र कितने हैं, 28 हैं। क्योंकि दोस्तों पहले के जमाने में जो था, पहले तो वैज्ञानिक हुआ नहीं करते थे, पहले बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, बड़े बड़े मुनि हुआ करते थे, बहुत बड़े साधु संत हुआ करते थे। पहले तो वैज्ञानिक ने थे नहीं, तो जो भी वो बताते थे वो फैक्ट बताते थे, एग्जैक्ट पूरा बताते थे कि ये चीजें हैं। जैसे कि आज के डिजिटल जमाना हो गया है, और डिजिटल जमाने में दोस्तों वैज्ञानिकों का जमाना हो गया। वैज्ञानिक क्या होता है, रिसर्च करते हैं, उस पर रिसर्च करने के बाद बताते हैं। उसी तरह हमारे पहले क्या हुए थे, मुनि हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे, वो जो चीजें बताते थे वो एग्जैक्ट बताते थे। तो दोस्तों हमारे भारतीय मुनियों ने बताया कि नक्षत्रों की संख्या 28 है, जो कि वैज्ञानिकों ने बताया कि नक्षत्रों की संख्या ये क्या है, 27 है। तो हमारे जो भारतीय मुनियों ने एक एक्स्ट्रा बताया, वो बताया वो अभिजीत है। क्या, अभिजीत, उस नक्षत्र का नाम हमारे भारतीय मुनियों ने रखा अभिजीत। क्या है, जो हमारा 28वां जो नक्षत्र है उसका नाम हमारे भारतीय मुनियों ने क्या रखा, अभिजीत रखा। क्या रखा दोस्तों, अभिजीत रखा। अब नक्षत्र और नक्षत्र दिवस में अंतर आपको क्लियर करना है कि नक्षत्र क्या होते हैं और नक्षत्र दिवस क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देखा जाए, जो नक्षत्र हैं, जो ये दोस्तों ये जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र दोस्तों ये क्या होते हैं, ये नक्षत्र जो होते हैं ये 23 घंटा 56 मिनट के होते, नक्षत्र जो होते हैं इसे 23 घंटा 56 मिनट, ठीक है। और जो नक्षत्र दिवस होते हैं ये पूर्ण क्या होता है, ये एक दिन पूरा 24 घंटे के होते हैं, 24 आवर का पूरा दिन होता है नक्षत्र दिवस में। और नक्षत्र जो होते हैं उन नक्षत्र को दोस्तों 23 घंटा 56 मिनट, यानी कि ये जो 4 मिनट हमेशा जो होता है, ये 4 मिनट हर चौथे वर्ष क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, यानी कि 29 क्या होती है, 29 फरवरी है, जो कि फरवरी होती है वो 29 की होती है, जिसे हम लोग लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं या लीप ईयर कहते हैं। हर चौथे वर्ष हमारा क्या होता है, लीप ईयर आता है, यानी कि फरवरी 29 की होती है। तो इतना चीजें आपको समझ में आया कि नहीं, इतना चीजें आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग को इतना चीजें समझ में आई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे ना बढ़े तो फिर से कहो तो एक बार बता दें हम आप लोग को कि नक्षत्र और नक्षत्र दिवस में अंतर। पहली बात तो मैंने बताया कि नक्षत्र की परिभाषा मैंने बताया कि निश्चित और अनिश्चित व्यवस्थित तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। क्या, एक निश्चित या अनिश्चित व्यवस्थित तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं, जिसमें दोस्तों नक्षत्र क्या होते हैं, 27 होते हैं, जो कि हमारे भारतीय मुनि ने बताया कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 28 है। अब 28 है और 27, इसमें जो एक का अंतर आ रहा है उसमें हमारे भारतीय मुनियों ने जो 28वां नक्षत्र बताया वो बताया अभिजीत। जो हमारा 28वां नक्षत्र है उसका नाम भारतीय मुनियों ने क्या रखा, अभिजीत रखा। अब मैंने बात किया नक्षत्र दोस्तों हमेशा ये रात में दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं, रात में दिखाई देते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि नक्षत्र जो होता है वो, जैसे नक्षत्र में जो पूरे दिन होता है वो 23 घंटा 56 मिनट का होता है, और नक्षत्र दिवस जो है उसमें दोस्तों पूरा का पूरा डे जो होता है वो 24 आवर का होता है। यानी कि जो नक्षत्र है इसमें जो 4 मिनट इसमें कम है, यही 4 मिनट हर चौथे वर्ष फरवरी जो होती है 29 की होती है, जिसे लीप ईयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी, इतना चीजें समझ में आ गई होगी। तो चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं तारामंडल के बारे में, यानी कि तारामंडल क्या है। तारामंडल देखते हैं कि तारामंडल को डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। चौथा है तारामंडल। क्या है, तारामंडल। दोस्तों तारामंडल की जो संख्या है दोस्तों वो 88 है। कितना है, तारामंडल की संख्या 88 है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि तारामंडल
की संख्या कितनी है, 88 है। अब तारामंडल कहते किसे हैं, तो दोस्तों सुंदर तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदर तारे के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। दोस्तों तारामंडल हम लोग सुंदर तारे के समूह को कहते हैं। इसी में एक ध्रुव तारा है, क्या, ये ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा है। ये जो ध्रुव तारा है दोस्तों, ये ग्रेट बियर तारे का समूह है। क्या है, क्या है, ये ध्रुव तारा जो है दोस्तों, ये ग्रेट बियर तारे का समूह है। ग्रेट बियर तारे का समूह है। दोस्तों ये जो हमारा ध्रुव तारा है, ये ग्रेट बियर तारे का समूह है। ये जो ध्रुव तारा दोस्तों, ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ये हमेशा कहाँ दिखाई देता है, ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अब बात आती है, ये उत्तर दिशा में ही क्यों दिखाई देता है, क्यों ना दक्षिण दिशा में दिखाई देता, क्यों ना पश्चिम दिशा में दिखाई देता। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों कि जब ये ध्रुव तारा है, ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो इसका भी एक रीजन है। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी क्या हो रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, यानी कि पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी हमारी घूम रही है, ठीक है। जो हमारा ध्रुव तारा है वो यहीं पे है, ये क्या है, हमारा ध्रुव तारा यहीं पे है। और जब पृथ्वी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, क्या है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो क्या ये रोटेट करते करते फिर पृथ्वी क्या होगी, यहीं से वापस आ गई, फिर ऐसे रोटेट करेगी, फिर ऐसे रोटेट करेगी। तो क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ा, ध्रुव तारा पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो जब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए दोस्तों जो ये होता है ना, ध्रुव तारा जो होते हैं, ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। जाना कि हम लोग मानते हैं कि ये हमारी उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। और पृथ्वी हमारी ऐसे मूव कर रही है, क्या हो रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है। जब ऐसे मूव कर रही है, अब मूव करके फिर यहीं से ऐसे क्या हो रही है, अपने स्थान पे आ जा रही है। क्या यहाँ पे जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यही दोस्तों हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा में दिखाई देता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, ऑप्शन 4 दे दिया तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको एकदम नहीं होना है। हमेशा जो होते हैं दोस्तों ध्रुव तारा वो उत्तर दिशा में ही दिखाई देते हैं। तो इतना चीजें आपको समझ में आई, इतना चीज आपको समझ में आई, इतना चीज आपको समझ में आई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं दोस्तों धूमकेतु के बारे में कि धूमकेतु क्या है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। धूमकेतु में दोस्तों आप लोग ने बहुत सुना होगा कि जो धूमकेतु की पूंछें हैं वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनती हैं। अब क्यों बनती हैं उसको भी मैंने आपको बहुत डिटेल से अभी बता दे रहा हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ से रहेंगे वो सब कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो धूमकेतु के बारे में 5वां कॉन्सेप्ट आता है धूमकेतु। धूमकेतु, ठीक है, 5वां कॉन्सेप्ट आ गया आपका धूमकेतु। अब धूमकेतु के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया कि धूमकेतु बने कैसे होते हैं। धूमकेतु दोस्तों ये धूलकण, बर्फ और गैस के पिंड होते हैं। क्या होते हैं धूमकेतु, धूलकण, बर्फ और गैस के पिंड होते हैं, जिसे हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि पिंड है। धूमकेतु क्या है, एक पिंड है। आपसे कोई डिटेल से पूछे तो आप बताओ कि पिंड कैसे हैं, तो धूलकण, बर्फ और गैस के मिश्रण से ही बने हैं क्या, धूमकेतु। जो दोस्तों ये धूमकेतु हैं ये सूर्य के बहुत नजदीक है। क्या है, सूर्य के बहुत नजदीक है। और सूर्य के जब बहुत नजदीक है तो बहुत तेजी से ये क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है जब बहुत तेजी से ये गर्म होंगे तो जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि धूमकेतु की जो पूंछें हैं वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है। कैसे बनती है, विथ इमेज के माध्यम से आप देखिए। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है। हाँ, ये क्या है, धूमकेतु। मान लीजिए यहाँ धूमकेतु है, ये धूमकेतु है। ये धूमकेतु सूर्य के बहुत पास है, ठीक है, पास है। जब सूर्य का प्रकाश जब इस धूमकेतु पे पड़ेगा, क्या, जब ये धूमकेतु पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जब मान लीजिए मैं तो पहले बताया कि ये क्या है, गैसीय पिंड है। तो जब सूर्य का प्रकाश धूमकेतु पे पड़ेगा तो ये जो गैसीय पिंड है यानी कि धूमकेतु है ये क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। तो यहाँ से गैस के फुहारे निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे, यहाँ से गैस के
फुहारे निकलना हो शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जो फुहारे होते हैं ना वो हमेशा विपरीत दिशा में निकलेंगे। ऐसा नहीं कि सूर्य की किरणें यहाँ बन रही हैं तो यहाँ से पहले क्या होगा, यहाँ से ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ से जो फुहारे गैसीय निकलेंगे वो हमेशा विपरीत दिशा में निकलेंगे। जैसे कि तापमान यहाँ पड़ा तो पहले बाहरी हिस्सा तो ये निकलेगा ना। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज में विस्फोट हो रहा है, हाँ किसी चीज में विस्फोट हुआ या विस्फोट होने के बाद उससे जो छोटे छोटे कण निकलेंगे तो क्या वो कण धीरे धीरे ना ठंडा होंगे। जैसी बात है, पहले मान लीजिए जैसा कि मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये मार्कर पूरी तरह से क्या हीट हो गया है, पूरी तरह से अंदर बाहर सब एक तार है, पूरा हीट हो गया। तो पहले जब ये ठंडा होगा तो पहले बाहर से तो ठंडा होता जाएगा, ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर से पहले ठंडा होता आएगा, पहले बाहर से ठंडा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे। जब धूमकेतु जब इस सूर्य के पास से गुजरा या सूर्य के पास या बहुत नजदीक है तो इसका जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यानी कि ये तो गैसीय पिंड है ही, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे गैस के फुहारे निकलना शुरू हो जाएंगे। जब गैस के फुहारे वही निकलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि जब धूमकेतु की जो पूंछें हैं वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनती हैं। इतना चीजें आपको समझ में आया है नहीं आया? इतना चीजें समझ में आया आपको? इतना चीजें समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं पुच्छर तारा के बारे में। दोस्तों पृथ्वी चक्कर लगा पुच्छर तारे के बारे में, यानी धूमकेतु का ये पार्ट है, ठीक है, धूमकेतु का एक पार्ट है पुच्छर तारा। तो दोस्तों पुच्छर तारे में ये होता है कि पृथ्वी हमारी जो है वो क्या हो रही है, वो अपने नियमित पथ पे चक्कर लगा रही है, जो तारे हैं वो भी नियमित पथ पे चक्कर लगा रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो धूमकेतु है इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम कानून है ही नहीं, ये अपने नियम पे चलता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यानी सूर्य के पास आता है या पृथ्वी के पास आता है, तो ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, मतलब धूमकेतु को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और जब दोस्तों ये अपनी तरफ इसे आकर्षित करती हैं तो जैसे ही ये पृथ्वी मतलब वायुमंडल वाले भाग में प्रवेश करते हैं तो ये गिरते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आप लोग ने पहले से देखा होगा या समाचार में हमेशा सुनते होंगे आप लोग कि कोई बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरने वाला है, तो अब बहुत न्यूज में आता है कि पूरी सृष्टि क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, पूरा विनाश हो जाएगा, जल ही जल हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों ना, ये जब वायुमंडल में जैसे ये होते हैं धूमकेतु, ये धूमकेतु कहे या पुच्छर तारा कहे, ये जब वायुमंडल में पृथ्वी के प्रवेश करते हैं तो वो क्या होते हैं, गिरते हुए ही नजर आते हैं। अब गिरते हुए नजर आते हैं तो जैसे ही वो सूर्य के पास से गुजरना शुरू करते हैं तो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स या सूर्य का तापमान तो बहुत अधिक है, 6000 डिग्री सेल्सियस हम लोग जैसे कि कहते हैं। इसका 6 परतें भी हैं सूर्य की, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही पास से गुजरेंगे तो ये गैसीय पिंड तो होते ही है, तो ये क्या होंगे, ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये गैस के फुहारे निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं कि जो धूमकेतु है या पुच्छर तारे हैं, ये सूर्य के विपरीत इनकी पूंछ बनती है, यानी कि पुच्छर तारे की पूंछ किधर बनती है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। और जैसे कि दोस्तों मान लिया जाए हैली पुच्छर तारा, क्या मान लिया जाए हैली पुच्छर तारा, जो हैली पुच्छर तारा है वो हर 76 वर्ष बाद ये पृथ्वी के नजदीक से यानी कि सूर्य के नजदीक से ये क्या होती गुजरती है, पृथ्वी और सूर्य के नजदीक से गुजरती है हर 76 वर्ष बाद। कौन सा तारा, तो पुच्छर तारा, हैली पुच्छर तारा के नाम से जानते हैं। अब बात आती है 6वां पार्ट हम लोग देखते हैं धूमकेतु के बारे में। क्या, धूमकेतु के बारे में, धूमकेतु। अब धूमकेतु के बारे में देखते हैं तो धूमकेतु के भी दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। क्या, 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। और 3 भाग नाभि, कोमा और पूंछ होता है। क्या, नाभि, कोमा और पूंछ होता है, ये 3 पार्ट इसके होते हैं। अब बात आती है कि जो नाभि है ये किससे बनी है, कोमा किससे बना है और पूंछ किससे बना है, ये भी तो डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये जो नाभि है ये मूल अस्थाई भाग है। क्या है, ये मूल अस्थाई भाग है, ये मूल अस्थाई भाग है। नाभि जो है दोस्तों ये मूल अस्थाई भाग है और ये किससे बना है, धूलकण, बर्फ और गैस से बना है। किससे बना है, धूलकण, बर्फ और गैस से मिलके बना है। क्या बना है, नाभि। उसके बाद दोस्तों कोमा जो है ये दोस्तों मध्य भाग है। क्या है, ये मध्य भाग है। किसका मध्य भाग है, तो धूमकेतु का।
ये मध्य भाग है। अब ये मध्य भाग है तो ये बना कैसे, तो ये भी दोस्तों ये जल प्लस CO2 प्लस गैस से मिलके बना है। क्या बना है, तो ये दोस्तों कोमा यानी कि पृथ्वी का जो धूमकेतु का ये मध्य वाला जो भाग है वो जल यानी कि जल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और गैस से मिलके बना है। अब पूंछ की बात करें तो ये शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग है तो यानी कि ये किससे मिलके बना है, ये टोटल का टोटल गैस से मिलके बना है, जिसे हम लोग कहते हैं कि धूमकेतु की जो पूंछें हैं वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है। और धूमकेतु मैंने बताया धूमकेतु का 3 पार्ट होते हैं यानी कि 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है नाभि जो मूल स्थायी भाग है जो धूल कण बर्फ और गैस से मिलके बना होता है। उसके बाद बात आती है सेकेंड कोमा, जो दोस्तों मध्य भाग है किसका, धूमकेतु का, वो जल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस गैस से मिलके बना होता है। थर्ड पार्ट आती है, थर्ड पार्ट जो आता है वो पूंछ आता है। जैसे कि ये शीर्ष भाग है जो शीर्ष गैस का बना होता है। अब गैस का बना होने के कारण ही दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ से गैसी फुहारे निकलने, धूमकेतु मैंने बताया अभी आपको कि ये गैस के बने होने के कारण ही यहाँ ये गैसी क्या होते हैं, ये गैस से बने होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है फिर पिघलना शुरू हो जाते हैं यानी कि गैसी फुहारे निकलना शुरू हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि धूमकेतु की जो पूंछ है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, इतना चीजें आपको समझ में आई तो आगे भी समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में, यानी कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सूर्य है, सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक जो हमारा ग्रह है जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद उधर देखो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जैसे कि प्लूटो है। प्लूटो को तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि ग्रहों के श्रेणी से निकाल दिया गया है। 2006 में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, इसलिए ये बहुत छोटा ग्रह था इसलिए इसे ग्रहों के श्रेणी से निकाल के क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो ठीक है, ये सब मैं भी आगे बताऊंगा। तो 7वां पार्ट जो आता है वो क्षुद्र ग्रह आता है। क्या, क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह जो होता है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, जैसे कि पहले मान लीजिए कि हमारा एक सूर्य है, ठीक है। पहले तो आप मान लीजिए ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है, बुध है। बुध के बाद दोस्तों देखा जाए तो शुक्र है, बुध, शुक्र। उसके बाद देखा जाए पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी। जो चौथा आता है मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये दोस्तों जो बीच में ये जो पार्ट है ये इसका खाली रहता है, यहाँ पे दोस्तों ये क्या होता है अभी इसको मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बीच का ये ना क्षुद्र ग्रहों की पेटी होती है, क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है। ये क्षुद्र ग्रह की पेटी यहाँ पे रहती है दोस्तों इसके बीच में। उसके बाद दोस्तों बात आती है बृहस्पति। क्या, बृहस्पति, शनि, अरुण प्लस वरुण। अब प्लूटो के बारे में तो आगे बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बताया कि जो हमारा ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक का जो तारा है या जो ग्रह है वो क्या है, बुध है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद देखा जाए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। दोस्तों इसमें हमारा 2 ऐसे ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। दोस्तों अरुण क्या है, एक अरुण है और एक हमारा क्या है, शुक्र है। हमारे 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ रोटेट करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या होते हैं, घूमते हैं। हमारे 2 ऐसे ग्रह हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है दोस्तों आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या, इसे हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से भी, आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आंतरिक ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो ये हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है इसे हम लोग बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या, इसे हम लोग बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इतना चीजें आपको समझ में आई, इतना चीजें समझ में आई आपको। तो उसके बाद मैंने आपको बता रहा हूँ कि प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो का दोस्तों क्या है ना, कोई नियम कानून नहीं था। प्लूटो का नियम कानून क्यों नहीं था, क्योंकि ये दूसरों की कक्षाओं को भी क्या करता था, काटता था। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि जो हमारी जो जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमारे जो तारे हैं, तारे जो हमारे हैं वो क्या हैं,
अपने नियम पथ पे, मतलब अपने नियमित पथ पे क्या चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तारों को चक्कर, मतलब शुक्र ग्रह है हमारा और इसको इतने में ही चक्कर लगा रहा है, तो वो अपने स्थान पे ही चक्कर लगा है, नहीं कि ये दूसरे के स्थान पे यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा। ये जो प्लूटो ग्रह था ये दूसरों की कक्षाओं को भी क्या करता था, काटता था, यानी कि बहुत छोटा ग्रह था ना, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, यानी कि क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में इसे डाल दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उल्का के बारे में, यानी कि उल्का क्या होती है, उल्का के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। उल्का दोस्तों वही चीजें होती हैं, अभी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, पहले ये सब क्लीन कर दूं, ठीक है। उल्का के बारे में पढ़ना, ठीक है। 8वां पॉइंट हम लोग का और लास्ट पॉइंट है उल्का। अब उल्का होती क्या है, ठीक है, उल्का बनती कैसे है, या उल्काएं जो होती है दोस्तों ये पृथ्वी के बहुत नजदीक होती हैं। क्या होती हैं, ये पृथ्वी के बहुत नजदीक होती हैं। इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल शक्ति होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इनका क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यानी कि जब उल्काएं पृथ्वी के पास आती हैं तो वो क्या होती है, पृथ्वी अपनी तरफ इसे आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। क्यों खींचती है, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण क्या है, बहुत अधिक है। और उल्काएं क्या होती हैं, पृथ्वी के ही पास हैं। जब पृथ्वी के पास से जैसे ही उल्काएं गुजरती हैं तो पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी कि जब पृथ्वी अपनी तरफ इसे आकर्षित करती है, जैसे ही उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जैसे ही उल्काएं वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये गिरते हुए नजर आते हैं। क्या होते हैं, ये गिरते हुए नजर आते हैं। दोस्तों जब ये गिरते हुए नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है जो उल्का है ये गैसीय पिंड होती हैं। ये गैसीय पिंड होंगी तो इसमें दोस्तों ये घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद दोस्तों इसमें एक विस्फोट होता है। क्या होता है, इसमें एक विस्फोट होता है। विस्फोट होता है किसमें, उल्काओं में। उल्काओं में जब एक विस्फोट होता है, अब विस्फोट के दौरान दोस्तों जो कुछ भी मतलब बच जाता है, या जो कुछ बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वही चीज क्या होती है, पृथ्वी के पे आगे गिरती है। क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए जब उल्काएं हैं, और उल्काएं जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश की, वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो जाहिर सी बातें हैं पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगी या अपनी तरफ अवशोषित करेगी। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो ये गैसीय पिंड तो होते ही हैं, ये क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। जब आपस में घर्षण करेंगे तो ये क्या होता है, जल उठते हैं। यहाँ पे मतलब एक विस्फोट होता है। विस्फोट के दौरान दोस्तों जो चीजें बच जाती हैं, विस्फोट के दौरान जो चीजें बच जाती हैं और वही जब पृथ्वी पे गिरती हैं तो वो झीलों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, झीलों का निर्माण करती हैं। और दोस्तों जो विस्फोट के दौरान जो चीजें नष्ट हो जाती हैं उसी को हम लोग उल्कास्म के नाम से जानते हैं। क्या, उल्कास्म के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।